सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 18 मार्च के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 18 मार्च के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले प्रेम कड़वा हो गए, इसके अलावा ध्रुव कुमार हो गए, इसके अलावा अंजलि कुमारी, इनका नाम मैं लिखना भूल गया था। इसके अलावा और भी अन्य कैंडिडेट्स जिन्होंने भी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भेजे हैं टेलीग्राम पर, उन सभी कैंडिडेट्स को जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्ज़ाम होता है ना, तो अभी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है ना आपका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A और भाग 4A में जो इसका आपका किया गया है, तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि देखिए शुरुआत में संविधान में आपके मौलिक कर्तव्यों को जो है ना आपका कोई भी सूची नहीं था। जो आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था, और ये जो आपका सरदार सिंह स्वर्ण समिति के सिफारिश पर जो है इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना आपके 10 मौलिक कर्तव्य को जो आपके जोड़े गए थे, और वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2002 में, इसके द्वारा जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य को जो आपका जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान ये किस देश के संविधान से आपका मतलब कि लिया गया है, तो इसे आपका सोवियत संघ यानी USSR के संविधान से जो है ना ये आपका लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 32 की बात कर ले, तो इसे आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है ना इसे आपका संविधान की आत्मा भी जो वो कहे हैं। अनुच्छेद 44 के बारे में तो मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ। अनुच्छेद 21 की बात कर ले, तो ये आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो है ना आपका संरक्षण का मौलिक अधिकार जो आपका प्रदान करता है, यानी राइट टू लाइफ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका अनुच्छेद 21 है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि 1321 ईस्वी में जब तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया गया था, तब दिल्ली का शासक कौन था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए उस समय आपका दिल्ली का जो शासक था ना, ये आपका गयासुद्दीन तुगलक था। और इसी के द्वारा मतलब कि आपका 1321 ईस्वी में तुगलकाबाद शहर की स्थापना जो आपका किया गया था, जो कि आपका तुगलक वंश का संस्थापक भी जो आपका रहा था। और उसने तुगलक वंश की स्थापना के बाद जो है ना 1320 से 1325 ईस्वी के मध्य जो है मंगोलों से सुरक्षा के लिए इस किलेबंद शहर का निर्माण भी जो आपका कराया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो गयासुद्दीन तुगलक किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अनुमोदन की अवधि को जो है ना 2 महीनों से घटाकर 1 महीना जो आपका कर दिया गया था, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये आपका वर्ष 1978 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका जिक्र आपका अनुच्छेद 352 में किया गया है, इसकी उद्घोषणा के अनुमोदन की अवधि को जो है ये आपका 2 महीने से घटाकर जो है ना ये आपका 1 महीना जो आपका कर दिया गया था। और इस संशोधन का उद्देश्य जो है आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकना और संसदीय नियंत्रण को जो है आपका मजबूत करना था, जिसके तहत अब इसे 1 महीने के भीतर जो है ना संसद के विशेष बहुमत से जो है
अनुमोदित होना जो ये आपका अनिवार्य है। तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भी जो है अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी जो आपके किए गए थे, जैसे कि आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर जो है ना ये आपका आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह जो है आपका कर दिया गया था। आपातकाल केवल आपका मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही जो है ये आपका लगाया जा सकता है। इसके अलावा संसद के दोनों सदन द्वारा जो है इसे आपका विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी से जो है ना ये पारित करना जो आपका अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार जो है ना ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है कहां से कहां तक पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये ट्रॉपिकल जोन की बात कर ले यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है ना ये आपका उत्तर में जो है कर्क रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ और दक्षिण में जो है आपका मकर रेखा से जो है ना 23.5 डिग्री साउथ के बीच जो है ये आपका स्थित है। तो इसका आपका यही विस्तार है। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन की अगर विशेषता की बात कर ले तो ये जो आपका पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ का मतलब कि यहाँ पर जो है ना वर्षा में आपका कम से कम एक बार सूर्य की किरणें सिर के ठीक ऊपर जो है ना यानी लंबवत जो है आपका चमकता है। और यहाँ दिन और रात की अवधि भी जो है ये लगभग आपका बराबर होता है। जलवायु की बात कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में उच्च तापमान और प्रचुर मात्रा में भी जो है आपका वर्षा होती है, जिसे यहाँ पर आपका सघन वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट और विशाल जैव विविधता भी जो है ना ये आपका पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि 1882 में पुणे में महिला आर्य समाज की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये पंडित रामाबाई ने जो है 30 नवंबर 1882 को जो है ना पुणे में महिला आर्य समाज की स्थापना जो आपके की थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के जो है आपका खिलाफ लड़ना था। तो इसकी जो स्थापना है आपका पंडिता रामाबाई के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडिता रामाबाई ने जो है ना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है 1889 में शारदा सदन को भी जो है स्थापना जो आपका की थी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शारदा सदन की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी आपका 1889 में जो है आपके पंडिता रामाबाई के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर साइंस से आता कि परमाणु के नाभिक की खोज के लिए किए गए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जो है ना किस वैज्ञानिक ने सोने की पतली पन्नी यानी गोल्ड फॉयल का उपयोग किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो है ना ये आपका 1911 में जो है ये आपका एक्सपेरिमेंट जो आपका किया गया था। और इस ऐतिहासिक प्रयोग में जो है ना उन्होंने सोने की बहुत मतलब की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की जो ये आपका बमबारी किए थे, जिससे नाभिक के अस्तित्व का जो है आपका पता चल पाया था। तो ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस ऐतिहासिक प्रयोग में अगर सहयोगी के बारे में अगर पूछा जाए यानी आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड के सहयोगी कौन रहे थे, तो आपके हंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडन जो है ना ये आपके सहयोगी रहे थे। और इसका निष्कर्ष क्या निकला था, तो ये परमाणु के केंद्र में एक छोटा घना और धनात्मक आवेशित जो ये आपका नाभिक होता है। इसके अलावा सोने का उपयोग क्यों किया गया था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सोना जो होता है ना ये आपका अत्यंत मतलब कि आघात वर्धनीय होता है यानी आपका मैलिएबल धातु होता है, जिससे बहुत पतली पन्नी बनाना भी जो है ये आपका संभव था, इसलिए इसका प्रयोग जो आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि कुछ बच्चों ने अलग भेजा था, कुछ बच्चों ने अलग भेजा था। लेकिन मैं जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ना उसमें आपका जो भी प्रश्न पूछा गया होगा तो आपको जब वो देखने को मिल जाएगा, बस आप एक्स्ट्रा फैक्ट सुन लीजिएगा ध्यान से। जैसे कि मैंने प्रश्न इस प्रकार से लिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना या विस्तार कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 231 सबसे पहले अगर बात कर ले तो ये आपका संसद को अधिकार देता है ना कि आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है या फिर राज्यों या फिर एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है ना एक आपका साझा उच्च न्यायालय यानी कॉमन हाई कोर्ट जो है आपका स्थापित करे। और राष्ट्रपति इसी संवैधानिक ढांचे के भीतर जो है ना नियुक्तियां और आदेश जो है आपके जारी करते हैं। अनुच्छेद 214 की बात कर ले तो इसमें आपका यह स्पष्ट रूप से कहा गया है ना कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय मतलब कि उच्च न्यायालय होगा। यह आपका अनुच्छेद 214
214 में कहा गया, लेकिन ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि आपका राज्य और यूटी दोनों के बारे में आपसे पूछा गया था। अनुच्छेद 241 की बात कर ले तो ये आपका विशेष रूप से जो है ना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है उच्च न्यायालय के प्रावधान से जो आपका संबंधित है, और इसके तहत संसद जो है ना किसी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है अलग हाई कोर्ट जो आपका बना सकती है, जैसे कि आपका दिल्ली हाई कोर्ट जो है इसी अनुच्छेद के तहत जो आपका बनाया गया था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात कर ले तो देखिए इसी अनुच्छेद के तहत ही जो है ना दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये आपका वर्ष 1966 में जो आपका किया गया था। और प्रक्रिया की बात कर ले तो ये राष्ट्रपति जो है ना ये मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से जो है ना न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन कोर्ट की स्थापना का अंतिम निर्णय जो होता है ना ये संसद के अधिनियम द्वारा ही जो ये आपका किया जाता है। यानी अगर व्यापक संदर्भ में अगर समझना चाहे तो देखिए अनुच्छेद 214 जो है ना ये प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान करता है, लेकिन अनुच्छेद 231 जो है ना ये संसद को ये आपका शक्ति देता है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है एक ही साझा उच्च न्यायालय जो है ना ये आपका स्थापित करे। तो देखिए जो मैंने क्वेश्चन लिया ना इसके अकॉर्डिंग तो जो आंसर होना चाहिए ये आपका अनुच्छेद 231 होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में राज्य नहीं दिया गया होगा, विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद अगर आपसे पूछा गया होगा ना तो फिर आपका अनुच्छेद 241 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न जिस प्रकार से भी पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर जो वो विश्लेषण कर दिया है। और आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये अनुच्छेद 124 जो है ना ये आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप क्या बताते हैं कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो है ना सार्वजनिक पूंजीगत व्यय यानी पब्लिक कैपेक्स को बढ़ाकर जो है ना कितने लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है ना वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो है पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर जो है ना ये आपका 12.22 लाख करोड़ यानी लगभग आपका 12.2 लाख करोड़ जो है ना ये आपका कर दिया गया है। और ये आपका पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 के जो है ना 11.2 लाख करोड़ के बजटीय अनुमान से लगभग जो है ये आपका 9% की वृद्धि जो है आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन में आपका 12.22 लाख करोड़ ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि सामान्य तापमान पर शुष्क वायु में ध्वनि की जो चाल होती है ना यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है ये कितना होता है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वायु में ध्वनि की जो चाल है ना ये पूरी तरह से आपका टेम्परेचर यानी तापमान पर जो आपका निर्भर करता है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी बर्फ जमने के तापमान पर जो है ना ये लगभग आपका मतलब कि जो आपका इसका जो स्पीड ध्वनि की जो चाल होती है ये कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये लगभग आपका 331 से 332 मीटर पर सेकंड जो आपका होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ता है ना तो चाल भी जो आपका बढ़ते जाता है। और कमरे के सामान्य तापमान यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर ये जो आपका 343 मीटर पर सेकंड यानी लगभग जो है ना आपका 1235 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जो है ये आपका पहुंच जाता है। तो यही आपसे सामान्य तापमान के बारे में पूछा गया था, जो कि आपका 343 मीटर पर सेकंड जो है ये आपका होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ध्वनि जो है एक आपका यांत्रिक तरंग है जिसे चलने के लिए जो है ना माध्यम की जो ये आपका आवश्यकता होती है, और ये आपका ठोस में सबसे तेज, द्रव्य में उससे कम, और गैस यानी आपका वायु में जो है ना ये सबसे धीमा जो है आपका चलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता की बात कर ले तो देखिए नमी वाला हवा में जो है ना ध्वनि की चाल जो है ये आपका शुष्क हवा की तुलना में जो है ये आपका थोड़ा अधिक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका हम बताते कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जो है ना ये प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ना ये आपका 18 दिसंबर को जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 18 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। 2025 का अगर आपसे थीम पूछा जाए तो देखिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का जो थीम है ना ये माई ग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट जो है आपका रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो मेरी महान कहानी, संस्कृतियां और विकास जो है
ये आपका 2025 का थीम रहा था। और घोषणा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 4 दिसंबर 2000 को जो है 18 दिसंबर को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में जो है आपका घोषित किया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि प्रवासी दिवस के बारे में। अगर आपसे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये भारत में प्रत्येक वर्ष जो है ना आपका प्रवासी दिवस जो है ये आपका 9 जनवरी को जो आपका मनाया जाता है। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 में जो है ना महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो आपका भारत लौटे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 20 जून को आपका क्या मनाया जाता है, देखिए 20 जून को जो है ना इस दिन आपका जो है वर्ल्ड रिफ्यूज डे यानी विश्व मतलब कि शरणार्थी दिवस जो है ना ये आपका मनाया जाता है, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें संघर्ष या फिर उत्पीड़न के कारण जो है अपना देश जो वो छोड़ना पड़ा था। 24 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन जो है ना आपका यूनाइटेड नेशंस डे यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस जो आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारतीय खेल जगत में किस दिग्गज महिला एथलीट को जो है ना पायोली एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे तो ये पायोली एक्सप्रेस के उपनाम से जो है ना ये आपका पीटी उषा को जो है आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी पीटी उषा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पीटी उषा के अन्य उपनाम भी हैं, जैसे कि गोल्डन गर्ल के नाम से भी इन्हें आपका जाना जाता है। इसके अलावा क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जो है ये आपका पीटी उषा को जो आपका जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हिमा दास के बारे में एग्जाम में पूछा इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीटी उषा वर्तमान किस पद पर है। तो देखिए वर्तमान में जो है आपका भारतीय ओलंपिक संघ की जो है ना पहली महिला अध्यक्ष जो है भी जो है आपका बनी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। हिमा दास के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इन्हें असम के जो है ना उनके गांव के नाम पर जो है ये आपका डिंग एक्सप्रेस भी जो है आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। मैरी कॉम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम को जो है ना ये आपका मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जो आपका जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप क्या बताते हैं कि भारत के भौगोलिक मानचित्र पर स्थिति सबसे दक्षिणी यानी साउथर्न मोस्ट जो है ना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए भारत के भौगोलिक मानचित्र पर स्थिति में सबसे दक्षिणी जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना ये आपका कौन सा है, तो ये आपका कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपका कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु के जो है तिरुनेलवेली जिले में जो ये आपका स्थित है। और इसकी विशेषता की बात कर ले तो ये आपका भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है, जो कि आपका 2000 मेगावाट से अधिक की क्षमता के साथ जो है ये आपका संचालित है। और ये जो आपका संयंत्र जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL के द्वारा जो है ना ये आपका संचालित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर तारापुर की बात कर ले तो देखिए तारापुर ये जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और इसकी जो स्थापना ये आपका 1969 में जो आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर करंट अफेयर से आता है कि नवंबर 2025 में भारत और किस देश ने जो है ना एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में जो है औपचारिक रूप से टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर जो है ना आपका हस्ताक्षर किया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 20 नवंबर 2025 को जो है ना तेल अवीव में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इजराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकात ने जो है ना आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता जो है आपका शुरू करने हेतु औपचारिक रूप से जो है आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर जो है आपका हस्ताक्षर किया गया था। और ये जो आपका समझौता है ये वस्तु सेवाएं निवेश और आर्थिक सहयोग को भी जो है आपका बढ़ावा देता है। तो ये आपका किस देश के साथ आपका किया गया था, तो आपका इजराइल देश के साथ जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी इजराइल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद जो है सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जातियों मूल वंश या फिर जनजातियों को जो है ये आपका विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें आपका शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति जो ये आपका माना जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 341 का क्लोज 1 जो है ना ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ जो है परामर्श यानी कंसल्टेशन के बाद जो है एक सूची जारी करें और इस सूची में शामिल जातियों को जो है ना उसी मतलब कि उस राज्य विशेष के लिए जो है अनुसूचित जाति का दर्जा जो है आपका प्राप्त होता है। तो ये आपका अनुच्छेद 341 में आपका कहा गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा संसद की भूमिका क्या होती है, तो देखिए अनुच्छेद 341 के क्लोज 2 के अनुसार जो है ना
एक बार राष्ट्रपति द्वारा सूची जारी कर दी जाए, मतलब कि सूची जारी कर देने के बाद जो है ना केवल आपका पार्लियामेंट यानी संसद ही जो है कानून बनाकर उस सूची में किसी जाति को आपका जोड़ या फिर घटा सकता है, और राष्ट्रपति स्वयं बाद में जो है ना इसमें आपका कोई भी बदलाव जो वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 340 भी आपका दिया गया था। तो ये जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग यानी बैकवर्ड क्लास कमीशन की नियुक्ति से जो आपका संबंधित है, जो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो है पिछड़े वर्गों की स्थिति की जो है आपका जांच करता है। अनुच्छेद 342 की बात कर ले तो ये आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों की पहचान और अधिसूचना से जो आपका संबंधित है, और इसकी जो प्रक्रिया है ना ये आपका अनुच्छेद 341 के ही जो ये आपका समान है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो है ना भारत ने किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे। तो देखिए 1947 में स्वतंत्रता के बाद जो है ना भारत ने आपका मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को जो आपका अपनाया था, और इस मॉडल में जो है पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्व जो है आपके शामिल थे, जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार और निजी क्षेत्र ने जो है ना एक साथ मिलकर विकास के लिए जो आपका कार्य किया था, और मुख्य रूप से जो है आपका राज्य यानी सरकार के नेतृत्व वाले विकास पर जो आपका जोर दिया गया था। तो ये आपका मतलब कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया गया था स्वतंत्रता के बाद, तो ये आपका जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है आपका अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है ना कुल आपका भौगोलिक क्षेत्रफल यानी टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना ही आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ना ये आपका 8,249 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर द्वीपों की संख्या कितनी है, तो छोटे बड़े द्वीप मिलाकर जो है ना ये आपके 572 द्वीप हैं। राजधानी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसकी जो राजधानी है ना ये आपका पोर्ट ब्लेयर है, जो कि आपका दक्षिणी अंडमान में है। और भौगोलिक स्थिति की बात कर लो तो ये आपका उत्तर में अंडमान और दक्षिण में जो है ये आपका निकोबार में जो आपका विभाजित है, जो कि आपका 10 डिग्री चैनल द्वारा भी जो है आपका अलग होता है। इसके अलावा अगर इसके मुख्य भूमि तटरेखा की बात कर ले तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुल जो तटरेखा लगभग जो है ना ये आपका 1962 किलोमीटर है, जो कि भारत के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जो है ये आपका सबसे लंबा है। तो शायद आपसे तटरेखा के बारे में ही पूछा गया था, जो कि आपका 1962 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, और निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम या फिर प्रक्रिया ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण जो है ना एक आपका ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया भर के देश व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है ना एक दूसरे से जो आपके जुड़ते हैं, और इसका उद्देश्य जो है पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज जो है आपका बनाना है। और इसमें आपका आउटस्टैंडिंग का संबंध क्या है, तो देखिए वैश्वीकरण के कारण ही जो है ना कंपनियां अपने कुछ विशेष कार्य जैसे कि कस्टमर केयर हो गया, आईटी सेवाएं हो गया, और दूसरे देश जैसे कि भारत की बाहरी कंपनियों को जो है ना ये आपका सौंपती है, जहां लागत जो ये आपका कम होता है। और भारत दुनिया में जो है आपका आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र बनकर भी जो ये आपका उभरा है। यानी अगर बात कर ले कि आपका जो इसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, तो ये आपका आउटसोर्सिंग जो है ये आपका महत्वपूर्ण परिणाम है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत के मध्य जो है ना मुख्य समानता यानी सिमिलैरिटी क्या है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए दोनों ही संगीत पद्धतियां जो है ना ये भारत के प्राचीन ग्रंथ जैसे कि आपका नाट्य शास्त्र से जो ये आपका निकला हुआ है, और दोनों में ही जो है ना आपका राग यानी मधुर संरचना और ताल यानी लयबद्ध चक्र को जो है ना ये संगीत का आधार जो आपका माना गया है। यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत के मध्य जो आपका मुख्य जो सिमिलैरिटी यानी समानता है ना ये आपका राग और ताल है। तो ऑप्शन बी राग और ताल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले मतलब कि समान स्वर की बात कर ले तो देखिए दोनों ही प्रणालियों में जो है ना आपका 12 स्वर यानी 7 आपके शुद्ध और 5 जो ये आपके विकृत के समान जो है ना ये सेट का उपयोग जो आपका करता है। और अध्यात्म की बात कर ले तो देखिए दोनों शैलियों का मूल्य उद्देश्य जो है ना ये आपका आध्यात्मिक है, और ये दोनों में आपका भक्ति रस की प्रधानता जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और दोनों के मध्य अगर अंतर की बात कर ले आगे के शिफ्ट में हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो देखिए जहां हिंदुस्तानी संगीत पर जो है ना ये फारसी और मुगल प्रभाव जैसे कि ख्याल या ध्रुपद अधिक है, वहीं कर्नाटक संगीत अपनी शुद्ध स्वदेशी परंपरा और निश्चित रचनाओं जैसे कि कीर्तनम के लिए जो ये आपका जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भारत के किस पारंपरिक लोक कला में जो है ना मिट्टी की दीवारों पर सफेद रंग यानी अक्सर चावल के पेस्ट से जो है ये आपका पुताई और चित्रकारी जो आपका किया जाता है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये इसमें आपका मतलब कि वारली जो चित्रकला है ना इसमें जो आपका ये किया जाता है, और वारली चित्रकला जो है ये महाराष्ट्र की वारली जनजाति द्वारा किया जाने वाला जो ना ये आपका एक कला है, और अपने सरल ज्यामितीय आकारों के लिए भी जो ये आपका प्रसिद्ध है। और सामग्री की बात कर ले तो ये वारली चित्रकला में जो है ना आपका दीवारों को पहले मिट्टी और गाय के गोबर से जो आपका लिपा जाता है, और उसके बाद आपका फिर उस पर जो है सफेद रंग यानी चावल या फिर आटा और पानी के मिश्रण से जो है ना ये आपके चित्र जो इसमें आपके बनाए जाते हैं। और विषय की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके चित्र है ना ये आपका मुख्य रूप से है सामाजिक जीवन, नित्य और शिकार और प्रकृति को जो आपका दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बात की भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में जो है ना आपका आयरन और यानी लौह अयस्क और कोयले के भंडार और उत्पादन की जो है सर्वाधिक सांद्रता जो आपका पाया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए लौह अयस्क और कोयले के भंडार और उत्पादन की सर्वाधिक जो सांद्रता है ना ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन यानी उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में जो आपका पाया जाता है, और विशेषकर जो है ना ये आपका इस क्षेत्र में आपका छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के हिस्से में जो आपका शामिल है। और इसे भारत का जो है ना खनिज हृदय स्थल यानी मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया भी जो आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि 7वीं शताब्दी के सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने उनकी जीवनी हर्ष चरित्र जो आपके लिखे थे। तो देखिए हर्ष चरित्र या फिर हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे ये आपके बाणभट्ट थे। तो ऑप्शन ए बाणभट्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि ऐतिहासिक भूमिज विद्रोह जिसे आपका गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस आधुनिक भारतीय राज्य से आपका संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका विद्रोह है ये आपका 1832-33 के दौरान जो है ना तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के जंगल महल क्षेत्र में जो है आपका हुआ था, और इसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल के जो है ना आपके मिदनापुर, बांकुरा और झारखंड के सिंहभूम यानी धालभूम जैसे क्षेत्र जो है ना इसमें आपके शामिल थे। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व है ये आपके गंगा नारायण सिंह के द्वारा आपका किया गया था, और उनके नेतृत्व के कारण ही जो है ना इसे आपका गंगा नारायण का हंगामा भी जो है आपका कहा जाता है। और विद्रोह का कारण क्या रहा था, तो देखिए ये जो आपका विद्रोह है ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है शोषणकारी भूमि राजस्व नीतियों, बढ़ते करों और स्थानीय जमींदारों के प्रति जो है असंतोष का जो है आपका परिणाम जो है आपका रहा था। और इसका परिणाम क्या रहा था, तो देखिए इस विद्रोह के बाद जो है ना अंग्रेजों को प्रशासनिक सुधार करने पड़े, और 1833 में जो है विनियमन आपका मतलब कि 13 के तहत जो है जंगल महल जिले का पुनर्गठन कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी और मानभूम जिले की स्थापना भी जो है आपका किया गया था। इस विद्रोह का जो आपका परिणाम रहा था। लेकिन ये जो आपका कि मुख्य रूप से किस आधुनिक भारतीय राज्य से आपका संबंधित है, तो आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते कि 1817 में ओडिशा में हुआ ऐतिहासिक पाइका विद्रोह जो है ना मुख्य रूप से किसके सहयोग और नेतृत्व में लड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1817 में उड़ीसा में जो आपका ऐतिहासिक पाइका विद्रोह हुआ था, नहीं आपका मुख्य रूप से जो है बक्सी जगबंधु, विद्याधर मोहपात्रा, भारामकर के राय के द्वारा जो है आपका नेतृत्व में लड़ा गया था। और वे जो आपका खुर्दा के राजा के सैन्य प्रमुख यानी बख्ती थे। और इस विद्रोह को स्थानीय जमींदारों, सामंती सरदारों और ओडिशा के आम लोगों को व्यापक समर्थन और सहयोग से जो है ये आपका प्राप्त था। तो यानी ये जो आपका पाइका विद्रोह है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है जमींदारों और पारंपरिक सैनिक वर्ग के सहयोग से जो है ये आपका लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर जो है ना ये आपका इंटेल 4004 जो है किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर ये जो आपका इंटेल 4004 है ना ये 15 नवंबर 1971 को जो आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी 1971 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इंटेल 4004 जो है एक आपका 4 बीट का जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, और इसे आपका इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है जापान की एक कंपनी ब्यूसीकॉम के
मतलब कि कैलकुलेटर के लिए जो आपका विकसित किया गया था, और इसे बनाने में जो है ना फेडरिको फगिन, टेड हॉफ और स्टैनली मेजर की जो है ना ये आपका मुख्य भूमिका भी जो आपका देखने को मिला था। और इसमें लगभग आपका 2300 ट्रांजिस्टर थे और ये आपका प्रति सेकंड लगभग 60,000 ऑपरेशन करने में भी जो आपका सक्षम था। और इसने कंप्यूटर जगत में भी जो है माइक्रो प्रोसेसर क्रांति की शुरुआत भी जो आपका किया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था, डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को सूचना संक्रमण यानी इंफॉर्मेशन ट्रांजिशन या फिर प्रोटीन निर्माण के लिए ले जाने वाला आरएनए कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए एक विकल्प में आपका एमआरएनए जो आपका दिया गया था। तो देखिए एमआरएनए का जो मुख्य कार्य है ना, ये आपके मैसेंजर यानी संदेश वाहक के रूप में जो ये आपका कार्य करता है। और ये जो आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर मौजूद डीएनए के कोड की जो एक आपका प्रतिलिपि यानी कॉपी जो आपका बनाता है, और उसे आपका मतलब कि साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में मौजूद राइबोसोम तक जो है ना ये पहुंचाने का कार्य जो आपका करता है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी एमआरएनए आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अगर प्रक्रिया की बात कर ले तो ये इसी प्रक्रिया को जो है ना ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यानी आपका ट्रांसक्रिप्शन जो आपका कहा जाता है। बिना एमआरएनए के जो है ना डीएनए की जानकारी प्रोटीन में जो है ये आपका नहीं बदला जा सकता है। और हाल ही में जो आपका कोविड-19 आया था, इसमें आपका मतलब कि एमआरएनए वैक्सीन जो है ना इसी सिद्धांत पर जो आपका आधारित था, जो कि शरीर को वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए जो है ना ये आपका इंफॉर्मेशन यानी निर्देश भी जो आपका देता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए टी जो आपका आरएनए है ना ये आपका अमीनो एसिड को जो है राइबोसोम तक लाने का जो है आपका कार्य करता है, ताकि प्रोटीन की चेन जो है ये आपका बन सके। और इसे आपका एडॉप्टर अणु भी जो आपका कहा जाता है। आरएनए के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, जिसका फुल फॉर्म आपका राइबोसोमल आरएनए होता है, और ये जो आपका राइबोसोम की संरचना का मुख्य हिस्सा है और एंजाइम की तरह कार्य करके प्रोटीन निर्माण में जो है ना भौतिक सहायता भी जो आपका करता है। एसएनआरएनए की बात कर ले तो आपका मुख्य रूप से जो है आरएनए मतलब कि स्प्लिसिंग की प्रक्रिया में जो आपका शामिल होता है, जो केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो नहीं आपका पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि दस्तावेजों को डिजिटल रूप में स्कैन करने और उन्हें लंबे समय तक स्टोर करने यानी संग्रहित करने के लिए जो है ना किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल डेटा में भी जो है आपका बदल देता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए दस्तावेजों को डिजिटल रूप में स्कैन करने, मुद्रित टेक्स्ट यानी प्रिंटेड टेक्स्ट को आपका संपादन योग्य डिजिटल डेटा में बदलने और उन्हें लंबे समय तक स्टोर करने के लिए जो है ना मुख्य रूप से जो है आपका OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है ना ये तकनीक का उपयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी OCR आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि मई 2024 में आयोजित 33वें अरब लीग शिखर सम्मेलन के दौरान जो है साखिर घोषणा जो है ना ये किस देश ने जारी किया था या फिर प्रस्तुत किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 33वें अरब लीग शिखर सम्मेलन के दौरान साखिर जो घोषणा है ना ये बहरीन के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी बहरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान के अनुसार जो है ना किसी क्षेत्र की जलवायु यानी क्लाइमेट मुख्य रूप से जो है ना निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार जो है ना किसी क्षेत्र की जलवायु जो है ये आपका मुख्य रूप से जो है लैटिट्यूड यानी अक्षांश या फिर भौगोलिक स्थिति पर जो आपका निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी अक्षांश और सौर विकिरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारतीय संविधान के किन विशेष मामलों में जो है ना केंद्र सरकार को राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट के विषय पर जो है कानून बनाने या फिर संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि विकल्प तो बच्चे द्वारा मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 11 में जो है ना केंद्र राज्य विधायी संबंधों के तहत जो है 5 ऐसी स्थितियां आपका बताई गई है जहां संसद जो है राज्य सूची पर कानून जो है आपका बना सकता है। जहां पर सबसे पहले अगर मतलब कि आपका पहला कंडीशन की अगर बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 249 में आपका ये कहा गया कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की जो है ना 2/3 बहुमत से ये आपका घोषित करे कि राष्ट्रपति में संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर जो है ना ये आपका कानून बनाना जो है आपका आवश्यक है। ये आपका पहला स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति जब देश में आपका राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 आपका लागू हो, तब संसद को जो है संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए जो है ना राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की
शक्ति जो ये आपका मिल जाती है। तीसरा जो आपका कंडीशन है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित संसद से अनुरोध करे कि वह आपका उनके लिए राज्य सूची के किसी विषय पर जो है ये आपका कानून बनाए, ये आपका तीसरा कंडीशन है। चौथा आपका कंडीशन ये है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए जो है ना संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर जो आपका कानून बना सकती है। पांचवा जो कंडीशन है आपका, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब उसी राज्य के लिए जो है ना ये आपका विधायी शक्तियां संसद के पास जो आपका चली जाती है। तो ये जो आपके 5 मतलब की कंडीशंस थे जहां पर संसद जो है ना राज्य सूची पर जो आपका कानून बना सकता है। तो इनमें से आपका जो भी विकल्प ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के किसी विषय पर जो है ना केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य जो है कानूनी विरोधाभास यानी कन्फ्लिक्ट होने पर जो है ना अंतिम निर्णय लेने वाली जो है या फिर कानून की वैधता तय करने वाली अंतिम जो अथॉरिटी होती है ना ये कौन होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में अगर आपका मतलब की विरोधाभास होने पर जो है ना सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अथॉरिटी जो आपका होता है जो कि कानून की वैधता जो आपका तय करता है। और अनुच्छेद 254 के क्लोज 1 के अकॉर्डिंग जो है ना केंद्र का कानून जो है आपका प्रबल होता है, लेकिन राज्य कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति से भी जो है ना ये आपका बच सकता है। और अंतिम जो आपका व्याख्या होता है ये आपका सर्वोच्च न्यायालय ही जो आपका करता है। इसलिए ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति जो है ना इस पे आपके मतलब की स्वीकृति जो आपके दे सकते हैं, जो कि आपका अनुच्छेद 254 के क्लोज 2 के अकॉर्डिंग जो है, लेकिन विवाद को जो है आपका हल नहीं करते हैं। ऑप्शन बी में आपका संसद कानून बना सकती है आपका मतलब कि ऑप्शन बी में आपका जो वो संसद दिया गया था। तो देखिए संसद जो है ना ये आपका कानून बना सकती है, लेकिन न्यायिक जो व्याख्या है ना ये आपका नहीं करता है। और ऑप्शन डी में आपका राज्यपाल दिया गया तो राज्य विधायकों को राष्ट्रपति को जो ये आपका भेज सकते हैं, लेकिन इस पर जो है मतलब कि अंतिम जो आपका व्याख्या है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही जो आपका किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर किसी टॉगल की का उपयोग इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड के बीच जो है ना ये आपका स्विच करने के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए कीबोर्ड आपका कंप्यूटर कीबोर्ड पर जो है ना आपका इंसर्ट की जो है जिसे आपका INS के रूप में भी जो आपका लिखा जाता है, और इसका जो उपयोग है ये आपका इंसर्ट मोड और आपका ओवरराइट मोड के बीच जो है ना आपका स्विच यानी टॉगल करने के लिए भी जो आपका किया जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी इंसर्ट की आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी के संबंध में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया यानी इनकरेक्ट है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए गलत तथ्य आपका ये दिया गया था ना कि जलोढ़ जो आपका मतलब कि जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपका उत्तरी इसमें आपका कौन सा मतलब कि दिया गया है। तो ये आपका दिया गया था कि मुख्य रूप से जो है ना ये दक्कन के पठारी क्षेत्र में जो आपका पाया जाता है, जो कि आपका मतलब कि गलत जो आपका दिया गया था। क्योंकि ये जो आपका दक्कन के पठार में जो है ना आपका मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपका ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी और लाल मिट्टी जो आपका पाया जाता है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी जो है एक्स्ट्रा फैक्ट में जो आपको बताया था। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है ना ये आपका मतलब कि नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से जो आपका बनती है, और इसमें आपका ह्यूमस की मात्रा भी जो है ना ये आपका मध्यम होता है, और वह खेती यानी विशेषकर गेहूं, धान और गन्ने के लिए भी जो है ये आपका सर्वोत्तम माना जाता है। और वर्गीकरण की बात कर ले तो देखिए इसे आपका आयु के आधार पर जो है मतलब कि जो आपका पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसे आपका मतलब कि आपका बांगर कहा जाता है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है ना इसे आपका खादर जो ये आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी गलत कथन जो आपका दिया गया था ये आपका ऑप्शन बी वाला जो आपका दिया गया था, क्योंकि ये जो आपका दक्कन के पठार में कौन सी आपकी मिट्टी पाई जाती है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपका ब्लैक सॉइल और लाल मिट्टी जो आपका पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो इतने क्वेश्चन जो है मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे। तो जब भी आपका एग्जाम होता है तो अभी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा, आप वहां से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।